हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर जो है हमारा फिज़िक्स का, उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए, ये है पहला क्वेश्चन। एक समरूप आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। तो अधिकतम होती है सतह पर। आंसर होगा सी। आपको इसका ग्राफ याद होगा। अचालक गोले के लिए याद कीजिए, अचालक गोले में अंदर भी आवेश होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। ई अंतः इज इक्वल टू, करवाया हुआ है क्लास में ये, के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यू। ठीक है, सतह पर जो होता है, सतह पर वो होता है ई सतह इज इक्वल टू के क्यू बटे आर स्क्वायर। और बाह्य जो होता है, बाह्य वो होता है ई बाह्य इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, और केंद्र पर होता है 0, क्योंकि आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, केंद्र बिंदु अंतः बिंदु है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जैसे ही आर की वैल्यू 0 होगी, ये पूरी वैल्यू क्या होगी 0। तो इस तरीके से अचालक गोले के लिए ये फॉर्मूले हमने पढ़ा है। किसके लिए? अचालक गोले के लिए। अचालक गोले के लिए हमने ये फॉर्मूले पढ़ रखे। अब इसका ग्राफ जो होता है, याद कीजिए इसका ग्राफ कैसा होता है। इसका ग्राफ होता है, आप चाहें तो यहाँ से देख के बना सकते हैं, ई और ये है आर। तो केंद्र पर क्या होता है 0, यानी आर की वैल्यू 0 होगी तो ई की वैल्यू भी 0, यानी ये। और ये मान लीजिए सतह वाली वैल्यू है, यानी आर जो होगा यहाँ पे कैपिटल आर के बराबर होगा, स्मॉल आर जो होगा वो कैपिटल आर के बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए, 0 से लेके अंतः सेंटर से लेके सतह तक जाएंगे यदि, तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो 0 से बढ़ के के क्यू आर डिवाइडेड बाई आर क्यू तक जाएगी, यानी ई अंतः समानुपाती है आर के। यानी इसका ग्राफ यहाँ ऐसे इस तरीके से होगा, क्योंकि अंदर के बिंदु के लिए ई जो है वो समानुपाती है किसके, आर के। ऐसा होगा सतह तक, इस बिंदु तक। इसके बाद क्या होगा, आप देखिए, ये जो बिंदु है r इज इक्वल टू आर, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है सतह के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर है। तो ये वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये वैल्यू जो है वो है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद आप देख सकते हैं बाहर के बिंदुओं के लिए के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर है, यानी बाहर के बिंदुओं के लिए ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, यानी कुछ इस प्रकार का इसका ग्राफ बनेगा। अनंत में जाके ये इससे टच होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर के। ठीक है, ये है मैटर। तो मैक्सिमम आप देख सकते हैं, मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, इस बिंदु पर मिल रहा है, भाई बढ़ रहा है उसके बाद घट रहा है, तो मैक्सिमम इस बिंदु पर मिल रहा है। तो ये कौन सा बिंदु है, ये वाला, ये सतह वाला है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है, एक समरूप आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। तो कहाँ होती है, सतह पर होती है। तो पहले का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वाले स्थान पर ऊर्जा घनत्व निर्वात में होता है। तो ऊर्जा घनत्व का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया है एनर्जी डेंसिटी का, याद कीजिए, UD क्या बताया है, हाफ समेशन स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर बताया है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है। अब देख लेते हैं अपन इन दोनों में से कौन सा है यहाँ। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, 1/2 ये भी गलत है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो दिस इज द राइट आंसर। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा D। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है तीसरा सवाल। देखिए, 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर एक माइक्रो, यहाँ मिसिंग है, 1 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा गया है। घन के प्रत्येक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान वोल्ट प्रति मीटर में बताइए। विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है ये, तो विद्युत फ्लक्स का मान वोल्ट प्रति मीटर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक्चुअली मिस्टेक है। निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ये वोल्ट प्रति मीटर में तो विद्युत क्षेत्र होता है, तो ये किताब में त्रुटि है, यहाँ होना चाहिए वोल्ट गुना मीटर। विद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट गुना मीटर। कैसे, देखिए, फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है E.ds, या फिर हम लोग कह सकते हैं E.s। ठीक है, अब E का होता है क्या, न्यूटन प्रति कूलाम, और इसका होता है S एरिया है तो मीटर स्क्वायर, तो ये इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये एक मात्रक होता है किसका, फ्लक्स का। ठीक है, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक E.s, E का एक मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर गुना क्या, मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कट गया तो क्या आया, वोल्ट गुना मीटर। तो विद्युत फ्लक्स के दो मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या फिर वोल्ट इनटू मीटर। तो ये यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ वोल्ट गुना मीटर होना चाहिए। खैर, यहाँ माइक्रो मिसिंग है और ये वोल्ट गुना मीटर होना चाहिए। तो फिलहाल खैर हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो कह रहा है कि 0.2 मीटर भुजा वाला घन है। ठीक है, तो अपन एक घन बना लेते हैं। इसके सेंटर यहाँ पे रखा गया है क्या, इसके सेंटर पे रखा गया है एक माइक्रो कूलाम का आवेश रखा गया है यहाँ पे। तो कह रहा है कि एक फलक, प्रत्येक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गाउस का नियम लगाएंगे। तो गाउस का नियम कहता है कि टोटल जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, टोटल आवेश और बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो टोटल आवेश इस डब्बे के अंदर कितना है, ये ऑलरेडी बंद है तो इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल आवेश 1 माइक्रो कूलाम है, यानी 1 × 10⁻⁶। ठीक है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा टोटल विद्युत फ्लक्स की वैल्यू, यानी इससे तीर जो निकलेगा वो ऊपर वाले फलक से भी जाएगा, इधर वाले से इधर, मतलब 6 के 6 फलकों से तीर जो निकलेंगे वो जाएंगे। अपने को बताना है कि एक फलक से कितने तीर जाएंगे, यानी एक फलक का फ्लक्स चाहिए अपने को। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि इसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ये जो फ्लक्स है वो 6 का है, तो एक का क्या होगा, इसमें 6 से डिवाइड हो जाएगा। ये है आंसर। अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, 10 की घात -12 ऊपर जाएगा, तो 10 की घात 6
क्योंकि -6 भी तो है। और नीचे हो जाएगा क्या, इसको आप 9 मान लीजिए, तो इसको 9 मानेंगे तो ये 54 हो जाएगा, है ना, 9 चक 54। और लेकिन 15 एक्स्ट्रा माना है तो 15 × 6 60, 54 में से 2 घटाइए 52, यानी 52.5 ऐसा है। अब इसमें से 100 ले लीजिए आप, 100 ले लीजिएगा तो 52.5 × 10⁴। अब ये वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 1 पॉइंट × 10⁴। तो इसमें देखिए कौन सी वैल्यू है, ये लगभग 2 से थोड़ा ही कम होगा। तो इसमें देखिए कौन सी वैल्यू है, ये तो होगा नहीं, ये तो ये बिल्कुल 1 के करीब है, 2 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता ये, ठीक है। तो और 3 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आंसर होगा सी। आया समझ में? इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 1.88 × 10⁴ वोल्ट इंटू मीटर, ANS। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो सवाल है वो है सवाल नंबर 4। क्या है, एक घन के अंदर +q -q आवेशों वाले 2 द्विध्रुव लंबवत रखे गए हैं निर्गत। ये बेवकूफ़ बनाया गया है, कह रहा है कि एक घन है, तो अपन एक घन बना लेते हैं। ठीक है, इस डब्बे के अंदर 2 द्विध्रुव रख दिए गए, एक द्विध्रुव ये रखा गया और दूसरा द्विध्रुव ये रखा गया। अब आप ये बताइए कि इस डब्बे के अंदर टोटल आवेश कितना होगा। आपको पता है द्विध्रुव पर जितना +q होता है उतना ही -q होता है, तो इन दोनों का नेट चार्ज 0। इन दोनों, ये भी तो एक द्विध्रुव है ना। डायपोल में क्या होता है, डायपोल में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव होता है। चाहे 2 डायपोल रखो या 1000 डायपोल रखो इस डब्बे के अंदर, एक डायपोल पर टोटल नेट चार्ज तो 0 होता है। अब लंबवत रखिए चाहे पैरेलल रखिए, उससे क्या मतलब है, डब्बे के अंदर टोटल आवेश कितना है, 0। इसके अंदर टोटल आवेश कितना है, 0, ठीक है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, गाउस का नियम क्या कहता है, टोटल आवेश में एप्सिलॉन नॉट का भाग दीजिए तो फ्लक्स आएगा। टोटल आवेश ही 0 है तो फ्लक्स क्या होगा, 0। तो 0 देखते हैं इसमें कौन सा है, 0। तो 4 का क्या होगा, सी, ठीक है। तो ये 4 सवाल हमने बनाए यहाँ पे, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान देंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, एक साबुन के बुलबुले को ऋणात्मक आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या, यानी साबुन का बुलबुला है उसको ऋणात्मक आवेशित किया जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में ट्रिकी क्वेश्चन है ये। आपने साबुन के बुलबुले वाला टॉपिक पढ़ा है जिसमें कहा गया है जनरली वहाँ पे हम लोग प्लस चार्ज देते थे, है ना। तो प्लस चार्ज देने से क्या होता है, याद करो, इसकी साइज बढ़ जाती है। क्यों, बाहर की ओर क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है। बाहर की ओर प्रेशर मतलब इंटरनल प्रेशर, आंतरिक दाब पैदा होता है जब अपन चार्ज करते हैं। वो दाब की वैल्यू अभी अभी लिखा था मैंने, UD = 1/2 ε0 E²। इतना विद्युत दाब पैदा होता है। UD = 1/2 ε0 E²। ये वैल्यू होती है दाब की। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि पॉजिटिव चार्ज करने पर ही ऐसा होता है, नेगेटिव चार्ज करेंगे तो भी ऐसा होगा। क्योंकि नेगेटिव चार्ज देखिए होता है क्या है ना, ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस पर ये सारे मिलके क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। वैसा ही इसके साथ होता है, इस पर सब मिलके फोर्स लगा, इसलिए इसकी साइज बढ़ जाती है। अगर आप एक गोला लेंगे और उस पर नेगेटिव चार्ज भी करेंगे, नेगेटिव चार्ज भी देंगे, तो कहानी तो वही होगा ना भाई, ये नेगेटिव है तो बाकी सारे भी नेगेटिव है, तो यहाँ भी प्रतिकर्षण होगा, तो यहाँ भी इंटरनल प्रेशर जनरेट होगा। इंटरनल प्रेशर मतलब बाहर की ओर दाब।
दाब अंदर है लेकिन वो है किधर की ओर, बाहर की ओर। तो यहाँ भी सेम स्टोरी है, यहाँ भी इलेक्ट्रिकल प्रेशर जनरेट होगा। कितना, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इतना ही जनरेट होगा। यानी दोनों ही स्थिति में त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। पहले इसकी त्रिज्या इतनी है, अब इतनी, इसमें भी बढ़ेगी। तो आंसर क्या होगा इसका, बी, बढ़ जाती है। ठीक, एक तो ये। दूसरा एक तरीका है, आपको याद होगा साबुन के बुलबुले की त्रिज्या का फॉर्मूला आया था 8t एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई हाफ समेशन स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर। आप ये बताइए कि अगर चार्ज आपका पॉजिटिव है, चार्ज अगर पॉजिटिव है तो हाफ समेशन भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि हाफ समेशन बराबर क्या होता है, Q/A। अगर Q पॉजिटिव होगा तो हाफ समेशन भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव है तो हाफ समेशन भी नेगेटिव होगा। सही है। अब यहां R का क्या फॉर्मूला होता है, R का होता है 8t एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई हाफ समेशन या हाफ समेशन स्क्वायर। तो हाफ समेशन स्क्वायर, तो भले से ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दोनों ही स्थिति में हाफ समेशन स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, क्योंकि स्क्वायर है ये। अगर नेगेटिव भी है तो इसका ये हाफ समेशन नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ तो हाफ समेशन स्क्वायर है तो वो तो ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब त्रिज्या क्या रहेगा, बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो मैंने आपको दो तरीके से बताया। ठीक है, आप पॉजिटिव पॉजिटिव दीजिएगा तो भी प्रतिकर्षण होगा, और नेगेटिव नेगेटिव दीजिएगा तो भी प्रतिकर्षण होगा। तो दोनों ही स्थितियों में जो इंटरनल प्रेशर है वो बाहर की ओर होगा, और इंटरनल प्रेशर बाहर की ओर होगा, इसका मतलब त्रिज्या बढ़ेगी, गोले की साइज में वृद्धि होगी। तो पांचवे का आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है वो है छठा सवाल। देखिए, एक गोले में आवेश Q स्थित है तथा इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स इतना है। गोले की त्रिज्या आधी कर दी गई तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। गोले की त्रिज्या आधा करने से क्या फर्क पड़ता है ये बताइए। ये गोला है, इसके अंदर आवेश Q है ना, Q, तो इसके विद्युत फ्लक्स कितना होगा बताइए। विद्युत फ्लक्स होगा Q/एप्सिलॉन नॉट। अब कह रहा है कि गोले को छोटा कर दिया, छोटा गोला कर दिया, तो अभी भी इसके अंदर आवेश तो Q है ना, तो फ्लक्स तो क्या होगा, Q/एप्सिलॉन नॉट ही होगा। साइज से कोई मतलब थोड़ी होता है। गाउसियन सतह में बंद टोटल जो चार्ज होता है उससे मतलब होता है फ्लक्स को। तो फ्लक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, नई वाली। कह रहा है गोले की त्रिज्या आधी करने पर निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना परिवर्तित होगा। नहीं होगा परिवर्तित, इस परिवर्तित नहीं होगा। देखिए ऑप्शन दिए हुए इसके अंदर, पहला ऑप्शन है पहले से 4 गुना हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। पहले से 1/4 हो जाएगा, गलत बात है। पहले से आधा हो जाएगा, ये भी गलत है। अपरिवर्तित रहेगा, बिल्कुल सही है। तो छठे का आंसर होगा डी। नेक्स्ट है वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स। हवा में 1 कूलाम आवेश स्थित है। वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान बताइए। तो ये हवा है, मान लीजिए यहाँ हवा है, तो हवा में क्या है, हवा में क्या है भाई, हवा में इकाई धनावेश है। इकाई धनावेश मतलब 1 और धन यानी +1 कूलाम है। तो कह रहा विद्युत फ्लक्स बताइए। तो क्या ये बंद है, नहीं है बंद, तो अपन इसको बंद करेंगे। तो बंद कर दिया, लो जिस भी शेप के गाउसियन सतह से बंद करना चाहते हो बंद कर सकते हो। मैंने एक गोले से बंद किया, आप इसको एक घन में डाल सकते हो, घनाभ में डाल सकते हो, बेलन में डाल सकते हो। तो इसमें फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, फाई बराबर क्या होता है σQ/एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज इस डब्बे के अंदर कितना है, 1 और बटा एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू क्या निकल के आ गई,
इप्सिलॉन नॉट की पावर में -1। इजी सा सवाल है ये। तो इप्सिलॉन नॉट गलत है, इप्सिलॉन नॉट की पावर -1 ये सही जवाब है। तो 7वें का आंसर हो जाएगा बी। ये तो गलत है भाई ये वाले। सो 7 का आंसर हो जाएगा बी। इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मैं ऑलरेडी क्लास में करवा चुका हूँ, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर भी बता देता हूँ। देखिए, दो चालक गोले की त्रिज्याएं ए एवं बी हैं, इनका पृष्ठ आवेश घनत्व समान है, तो सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बना रहे हैं हम लोग। देखिए, दो गोले हैं, गोला ए और गोला बी। इसकी त्रिज्या कितनी है। प्रथम गोले की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या है ए और इसकी त्रिज्या बी। कह रहा है सतह पर विद्युत क्षेत्र। अच्छा, एक और बात कहा जा रहा है कि इनके आवेश घनत्व जो है ना, पृष्ठ आवेश घनत्व वो समान है, यानी इसका हाफ समेशन है, इसका हाफ समेशन है। तो सतह पर विद्युत क्षेत्र गोले के लिए आपने पढ़ा है KQ/R², ठीक है। और हाफ समेशन बराबर पढ़े हो आप Q/ क्या होता है 4πr²। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q की वैल्यू हो जाएगी हाफ समेशन इंटू 4πr²। इस वैल्यू को यहाँ रख दे तो ई सतह की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई सतह की वैल्यू हो जाएगी K। Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू हो जाएगी हाफ समेशन इंटू 4πr² डिवाइडेड बाई ये r²। ये r² से r² कैंसिल हो गया। K की वैल्यू होती है 1/4π इप्सिलॉन नॉट, और ये हाफ समेशन, और ये 4π, ये 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो फाइनली हाफ समेशन बटा इप्सिलॉन नॉट ये आ गया। तो आपने ये पढ़ रखा है पहले से ही कि किसी गोलीय कोष, आवेशित गोलीय कोष या किसी आवेशित चालक गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो कितना होता है, हाफ समेशन बटा इप्सिलॉन नॉट होता है, अगर हाफ समेशन के रूप में बात करें तो। और यदि बात करें हम किसके रूप में, Q के रूप में, तो वो होता है, यहाँ लिखा गया है KQ/R², ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल में है कि इसकी त्रिज्या ए है, इसकी त्रिज्या बी है, लेकिन दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व तो एक ही है, यानी हाफ समेशन अगर इसका मानेंगे तो इसका भी हाफ समेशन होगा। तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की वैल्यू इसके सतह पर क्या होगा, हाफ समेशन बटा इप्सिलॉन नॉट। इसके लिए भी क्या होगा, हाफ समेशन बटा इप्सिलॉन नॉट। अब हाफ समेशन दोनों का सेम है तो इसलिए अपन 1/2 नहीं लेंगे, हाफ समेशन 1 हाफ समेशन 2 ऐसा नहीं लेंगे, हाफ समेशन इसमें लेंगे तो इसमें भी हाफ समेशन लेंगे। तो इसका भी हो जाएगा हाफ समेशन बटा इप्सिलॉन नॉट, इसका भी हो जाएगा हाफ समेशन बटा इप्सिलॉन नॉट। तो दोनों की विद्युत क्षेत्र का की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, 1:1, सेम ही रह गया ना। तो 1:1 आंसर होगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, दो चालक गोलों की त्रिज्याएं ए एवं बी हैं, इन्हें एक समान आवेश से आवेशित करने पर इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। देखिए, अब की बार जो आवेश दिया गया है दो चालक गोलों को, इसकी त्रिज्या है ए, इसकी त्रिज्या बी, इसको आवेश दिया गया क्यू, इसको भी दिया गया क्यू। इस क्वेश्चन में दोनों को हाफ समेशन सेम रखा गया था, समान पृष्ठ आवेश घनत्व दिया गया था इसमें, जबकि इसमें समान आवेश दिया गया है। तो E पहले वाले गोले के लिए क्या होगा, E1 KQ/A², फॉर्मूला होता है ना KQ बटा त्रिज्या का स्क्वायर। यहां देखिए, तो यहां पे क्या होगा, इसके लिए क्या होगा KQ बटा त्रिज्या A है इसकी, तो त्रिज्या का स्क्वायर। मैं Q1 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, Q1 भाई E1 के लिए Q1 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि Q क्या है, सेम है। क्वेश्चन कह रहा है E2
के क्यू, इसके लिए भी क्यू बटा में बी स्क्वायर कह रहा अनुपात, तो ये डिवाइड करेंगे तो के से ए, क्यू से क्यू, यानी ऊपर में क्या हो गया के क्यू कट गया तो 1 बटा ए स्क्वायर और बटा 1 बटा बी स्क्वायर, तो ऐसा हो जाएगा ये बी स्क्वायर बटा 1, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, भाग में तो गुना में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो अनुपात क्या आ गया बी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर। ये कहाँ पर है भाई, ये है पहले ही ऑप्शन में है, तो 9 का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, 9 का आंसर क्या हो जाएगा ए। तो टोटल 9 सवाल अभी तक हो गए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक लंबे सीधे आवेशी तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/r के साथ परिवर्तन आरेख कैसा होगा। ये है सवाल, ट्रिकी सवाल है ये। देखिए, आपने पढ़ा है तार के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला, पढ़ा होगा तो याद होगा। तार के कारण जो फॉर्मूला पढ़ा है हमने वो पढ़ा है E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बटे r, ऐसा पढ़ा है 2k लैम्डा अपॉन r। तो E समानुपाती है 1/r के, या कह सकते हैं E व्युत्क्रमानुपाती है किसके, r के। तो यहाँ अगर ग्राफ हमें खींचना हो किसके किसके बीच, ये तार के कारण है, यहाँ पे तार की बात हो रही, आवेशी तार। तो यदि ग्राफ खींचना हो हमें E और R के बीच में, तब तो ग्राफ ऐसा गिरता हुआ होगा, क्योंकि E R के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन अगर ग्राफ हमें खींचना होगा E और 1/r के, तो E व्युत्क्रमानुपाती है R के, सही बात है, लेकिन E 1/r के तो समानुपाती है ना, तो 1/r के साथ जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। समझ रहे हैं, E जो है वो समानुपाती है किसके, 1/r के, तो इसलिए ग्राफ ऐसा होगा। अब ऐसा ग्राफ आप देख लीजिए 4 ऑप्शन में कहाँ है, ये वाला ग्राफ, ये है सी में, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन में 11 रिप्रेजेंटेशनल है ये जो क्वेश्चन है इसको रिप्रेजेंट करना होगा, समझाना होगा इसको आपको। तो इस क्वेश्चन को चलिए फिलहाल मैं बता देता हूँ यहाँ पे, लेकिन ये रिप्रेजेंट करने से समझ में आएगा ये सवाल। ठीक है, इस सवाल को मैं बताता हूँ ये सवाल क्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल है ये। अच्छा, इस सवाल को लेके काफ़ी मतभेद भी रहता है लोगों में, कुछ टीचर्स भी और कुछ राइटर्स भी कहते हैं कि इसका आंसर ये होगा, कुछ कहते हैं ये सेकंड वाला होगा, दिख नहीं रहा आपको, ध्यान दीजिए, कुछ तो कहते हैं ये होगा। तो यदि आप देखिए ई ए कॉस थीटा, फ्लक्स क्या होता है ई एस कॉस थीटा, तो कॉस यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है ना, 30 डिग्री, तो कॉस 30 लोगे अगर, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, है ना। तो अगर उस हिसाब से फिर आंसर ये होगा। और अगर कहोगे कि नहीं ये क्या है, थीटा नहीं है, ये क्या है, अल्फ़ा है 30, तो इस हिसाब से फिर थीटा के लिए 60 लोगे तो कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो उसके हिसाब से आंसर फिर E² होगा। ठीक है, तो इसलिए मतभेद होता है कि या तो आंसर ये होगा या तो ये होगा। लेकिन अब मैं जो कह रहा हूँ वो सुने आप, ना तो आंसर ये होगा ना ये होगा, आंसर इसका होगा सी 0। और इस बुक में भी आंसर सी दे रखा है और बिल्कुल सही दे रखा है। कुछ पासबुक में इसका आंसर कुछ तो ये बताते हैं, कुछ ये बताते हैं ना, लेकिन इसका आंसर सी ही होगा, ध्यान दीजिए, सी ही आंसर होगा। ये एक ट्रिकी सवाल है और बेहतरीन सवाल है। आप मुझे एक सवाल का आंसर दीजिएगा, ठीक है। ये आपको एक समतल दिख रहा है, इसको मैं छोटा करके दिखाता हूँ। ये आपको एक समतल दिख रहा है, देखिए समतल दिख रहा है, ये आपको एक समतल दिख रहा है। इस समतल के साथ ये जो मार्कर दिख रहा है आपको, ये मार्कर कितना एंगल बना रहा है,
0 डिग्री, क्योंकि ये कैसे रखा गया है बताइए, इसके तल में रखा गया है। अब इसको यदि मैं 30 डिग्री ऊपर उठाऊं इस तरीके से, ये ऐसे नहीं है, उठा हुआ है, ये देख पा रहे होंगे आप, है ना, ऐसे उठा हुआ है ये। तो अगर इसको उठाऊं मैं ऐसे, 30 डिग्री एंगल है, तो अब मैं आपसे पूछूं कि इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री, और उठाऊं तो 60 डिग्री, और इसको बिल्कुल ऐसे रख दूं तो ये 90 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इस चित्र को देखकर वो ये होती है, ऐसा लगता है कि पृष्ठ के तल में नहीं है, पृष्ठ से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। आप, ये हमारा पृष्ठ है, अगर इसमें तीर ऐसे जा रहा है तो अपन कहते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर ये 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस तरीके से जाए, कितना एंगल बना रहा है ये देखिए, कितना, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ये वाला। इस समांतर रेखा के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, ये वाली जो लाइनें दिख रही हैं आपको, ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अब थीटा क्या होगा। तो अभी भी इसका जो थीटा होगा वो क्या होगा बताइए, वो होगा 0 डिग्री। अभी भी इसका थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। कारण क्या है मैं बताऊं, अभी भी ये जो लाइनें हैं वो है इसी प्लेन में, प्लेन चेंज नहीं हुआ। आप ये बताइए ये कितना एंगल बना रहा है, ये मार्कर प्लेन के साथ 0 डिग्री, और इसी मार्कर को मैं ऐसे टेढ़ा रख दूंगा तो भी है तो ये इसी प्लेन में ना भाई, ये मार्कर अभी भी इसी प्लेन में है, इसी प्लेन में। तो ये मार्कर इस प्लेन के साथ एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री। ये समझने की जरूरत है अपने को। ठीक है। तो अब इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इसका फ्लक्स क्या होगा, इसका फ्लक्स हो जाएगा 0, दैट इज सी। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, है ना। ये एक्चुअली थीटा जो है, जो प्लेन के साथ जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाती हैं उनको अल्फा कहते हैं, है ना। तो एक्चुअली अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू जो होगी वो 90 होगी, और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ठीक है, पता है ना आपको, ये तो समझते हो ना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे हैं और एरिया जो होता है वो लंबवत होता है तल के। तो हमारा ये, अगर ये एरिया है ये, तो इसका एरिया वेक्टर तो ऊपर होगा, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो ऐसे हैं, तो थीटा की वैल्यू तो 90 बन रही है ना। अब बताइए अभी एंगल कितना बन रहा है, 90, और अगर ये ऐसे हो तो भी 90 बन रहा है, तो भी कितना बन रहा है बताइए, 90 बन रहा है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी। और ये जो एंगल मैंने 0 0 लिखा है, ये तो क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ में है, तो ये एक्चुअली अल्फा की वैल्यू है। अल्फा होता है क्या, अल्फा होता है वो एंगल जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के साथ बनाती हैं। लेकिन हमारे फ्लक्स में तो फॉर्मूले में तो क्या होता है, ई एस कॉस थीटा होता है, और ये थीटा होता है ई और एस के बीच का एंगल। तो एस का तो डायरेक्शन ऊपर होगा, एरिया वेक्टर हमेशा पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर लेते, तो ये तो ऊपर होगा। समझ में आ गया होगा आपको कि अल्फा की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू 90 होगी, और थीटा की वैल्यू 90 होगी तो हमारा फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। 0 होते ही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है। तो ना तो आप इसमें 30 लेंगे और ना ही आप इसमें 60 लेंगे, आपको 0 ही लेना है। तो आंसर न तो ए होगा ना ब होगा, क्या होगा, स होगा। तो ओके बच्चों, हमने इन 11 क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तीसरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करेंगे। ओके, धन्यवाद।